हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग लॉरेंस कोल्बर्ग के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो सी टेट हो या अदर टेट हो। तो इसीलिए हम लोग आज लॉरेंस कोल्बर्ग का सिद्धांत पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैंने इसको डिटेल में यहाँ पर लिखा है, तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और साथ ही आप सबको बहुत 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 थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए। बहुत सारे फ्रेंड्स जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, आप सबको दिल से धन्यवाद। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी का ज़्यादा समय नहीं लूँगी और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो लॉरेंस कोल्बर्ग है वो न्यूयॉर्क के निवासी हैं और इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1969 में किया। ये अपने नैतिक विकास सिद्धांत के बारे में जाने जाते हैं और इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया? 1969 में। इसके बाद इन्होंने 1981-1984 में अपने विचारों में, जो इनके पूर्व में विचार थे, उसमें संशोधन का कार्य किया और इन्होंने पाया कि जो नैतिकता है वो छात्रों के भावात्मक स्वरूप का अंग है। इसके बाद इन्होंने काफ़ी सारे प्रयोग किए। प्रयोग करने के बाद यह पता चला कि व्यक्ति में नैतिक विकास जो है वो मुख्य 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। जो व्यक्ति का नैतिक विकास होता है वो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति मुख्य 3 अवस्थाओं से ज़रूर गुजरता है। तो इन अवस्थाओं के बारे में इन्होंने बताया और प्रत्येक स्तर के 2-2 अवस्थाएं होती है, ये भी इन्होंने बताया। तो इन सबको हम लोग आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो नैतिक विकास की अवस्थाओं के बारे में क्या बताया गया है कि कोल्बर्ग ने नैतिक विकास के कुल 6 अवस्थाओं का वर्णन किया, किंतु उन्होंने क्या किया, 2-2 अवस्थाओं को एक साथ रखकर 3 स्तर बना दिए। कुल 6 अवस्थाओं का इन्होंने यहाँ पर बताया है पूरा डिटेल में, और इन अवस्थाओं को 2-2 के ग्रुप में इन्होंने 3 स्तर बना दिए। तो इन सभी को हम लोग जो है देखेंगे। तो इसमें जो ये 3 स्तर है वो है प्री कन्वेंशनल स्तर, कन्वेंशनल स्तर और पोस्ट कन्वेंशनल स्तर। जो प्री कन्वेंशनल स्तर है उसमें 4 से 10 वर्ष के आयु के बच्चे को रखा गया। कन्वेंशनल में 10 से 13 वर्ष की आयु के, और यहाँ पर 13 वर्ष से आगे की आयु की। यहाँ पे प्री कन्वेंशनल में यहाँ पे बताया गया है कि जब बालक किसी बाहरी तत्व या किसी बाहरी भौतिक घटना के संदर्भ में किसी आचरण को नैतिक अथवा अनैतिक मानता है तो उसकी नैतिक तर्क शक्ति प्री कन्वेंशनल स्तर की कही जाती है। तो क्या बताया गया है प्री कन्वेंशनल में कि जब बच्चा अपने आसपास कोई चीज़ें होते हुए देखता है, कोई घटना होते हुए देखता है, तो उसी के आचरण से वह पता करता है या जानता है या उसको समझ में आती है कि कौन सी चीज़ें नैतिक है और कौन सी अनैतिक है। तो जो बाहरी चीज़ें देखकर, अपने आसपास की चीज़ों को देखकर उसको नैतिक और अनैतिक का पता चलता है, तो वह किस स्टेज में, किस स्तर में कहलाता है? प्री कन्वेंशनल स्तर में कहलाता है। अब इसके अंतर्गत जो है वो कौन सी 2 अवस्थाएं दी गई है? 2 अवस्थाएं प्री कन्वेंशनल में दी गई है, एक आज्ञा एवं दंड की अवस्था और एक अहंकार की अवस्था। आज्ञा एवं दंड की अवस्था को पहले देखते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि कोल्बर्ग के इस अवस्था में बच्चे का चिंतन दंड से प्रभावित होता है। परिवार में परिवार के बड़े सदस्य बच्चों को कार्य करने के आदेश देते रहते हैं। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर उसे दंडित किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में बच्चा यह सोचता है कि दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। छोटी आयु में और अपरिपक्व होने के कारण बच्चा किसी कार्य को करने या न करने का निर्णय इसलिए नहीं लेता क्योंकि उसे दंड का भय होता है। आज्ञाओं का पालन इसलिए करता है कि लोग उसे दंडित न करें। इस प्रकार नैतिक विकास के शुरू की अवस्था में दंड को ही बच्चे की नैतिकता का मुख्य आधार माना है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि बच्चा दंड से जो है, दंड से बचने के लिए वो सारे काम करता है जो कि जिससे उसका बचाव हो सके। वो अपने परिवार के बड़े सदस्यों की बात मानता है ताकि उसे दंड ना मिले। तो पूरा जो ये पहली अवस्था है वो दंड पे ही आधारित है। तो इसलिए कहा गया है कि इस अवस्था में दंड को ही बच्चे की नैतिकता का मुख्य आधार माना गया है, क्योंकि बच्चा जो भी काम कर रहा है वो दंड से बचने के लिए कर रहा है, पनिशमेंट से बचने के लिए कर रहा है। अब नेक्स्ट अवस्था देखिए, यहाँ पर बच्चा थोड़ा बड़ा होता है अहंकार की अवस्था में। इस अवस्था में बालक के चिंतन का स्वरूप बदल जाता है, उसका जो सोचने का तरीका है वो चेंज होता है। आयु में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप बच्चा अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को भली प्रकार से समझने लगता है। इससे पहले की अवस्था में बच्चा अपरिपक्व होता है, यानी मैच्योर नहीं होता, आयु में छोटा होता है, इसीलिए वो अपनी सारी जो इच्छाएँ हैं वो दूसरों के अनुसार करता है।
इस अवस्था में जो है बच्चा अपनी आवश्यकता और इच्छाओं को भली प्रकार से समझने लगता है। उसके चिंतन की प्रक्रिया में जो है, चिंतन का जो स्वरूप है, सोचने का जो तरीका है वो बदल जाता है। उसके द्वारा किए जाने वाले अधिकांश कार्य उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती है। उसके द्वारा जो भी कार्य किया जाता है जिससे उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती है, यदि उसकी कोई इच्छा मान लीजिए झूठ बोलने से पूरी होती है तो वह झूठ बोलना उचित मानेगा। जिस काम को करने से उसकी इच्छाएं पूरी हो रही है उसी को वो नैतिक मानने लगता है। भूखे रहने पर किसी वस्तु को चुरा कर खाना ही उसके लिए नैतिक आचरण समझा जाएगा। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि नैतिक विकास की इस अवस्था का आधार बालक का अहंकार अर्थात अपनी इच्छाओं और आवश्यकताएं उसकी नैतिक तर्क शक्ति का आधार बन जाती है। तो उसको अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, चाहे जैसे भी हो, यही उसका नैतिक तर्क और शक्ति का आधार बनता है दूसरी अवस्था में। अब चलिए देखते हैं कि जो कन्वेंशनल स्तर है, इस स्तर के अंतर्गत निम्नलिखित अवस्थाएं आती है। एक आती है प्रशंसा की अवस्था और दूसरा आता है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। तो इसमें प्रशंसा की अवस्था क्या होता है कि इसमें बच्चे की जो तारीफ होगी उसके अनुसार बच्चा काम करेगा। तो इस अवस्था के अंतर्गत बच्चा किसी कार्य को इसलिए करता है क्योंकि दूसरे लोग उसकी प्रशंसा करें। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, बच्चा इसीलिए कोई काम करता है क्योंकि उसे तारीफ मिलती है, दूसरे से प्रशंसा मिलती है। वो बच्चा कोई पोएम सुनाएगा, घर वाले बहुत तालियां बजाएंगे, तो बच्चा इसीलिए उस चीज़ को और करने की कोशिश करेगा। इस अवस्था में बच्चा सामाजिक प्रशंसा और निंदा के महत्व को समझने लगता है। मतलब इस अवस्था में समझने लगता है कि क्या काम करने से प्रशंसा मिलेगी और क्या काम करने से निंदा यानी बुराई मिलेगी। इस अवस्था में निंदनीय आचरण से बचने के प्रयास में रहता है और वो चाहता है कि इसमें उसकी बुराई ना हो, इसलिए वह इस चीज़ से बचने के लिए वही काम करता है जिससे उसकी प्रशंसा उसको मिले, चाहे वो उसमें उसकी इच्छा हो या ना हो। दूसरी ओर समाज के सभी के सदस्य बच्चों से विशिष्ट भूमिकाओं की अपेक्षा करते हैं। समाज के लोग भी बच्चों से कैसी अपेक्षा करते हैं, अच्छे आचरण की अपेक्षा करते हैं। जब बच्चे इन भूमिकाओं का निर्वाह उचित प्रकार से करता है तो समाज के सदस्यों की ओर से उन्हें स्वीकृति मिलती है। तो मतलब जब बच्चा समाज चाहता है कि बच्चा अच्छा आचरण करे, बच्चा भी वही आचरण करने लगता है, तो बच्चा उसको समाज जो है उसको अच्छे बच्चे का दर्जा दे देता है। तो इसी को कहते हैं स्वीकृति यानी अप्रूवल मिलने लगती है उसे। इसके बाद जिनके लिए वे परिवार, स्कूल, पड़ोस, मित्र मंडली से प्रशंसा या मान्यता प्राप्त करते हैं, मतलब किसके द्वारा अपनी प्रशंसा प्राप्त करते हैं, परिवार, स्कूल, पड़ोस या अपने मित्र, जो उनका फ्रेंड सर्कल होता है, वहाँ से ये मतलब अच्छे बच्चे की मान्यता प्राप्त करने लगते हैं। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में बच्चे के चिंतन का जो स्वरूप है वो समाज या उसका परिवेश होता है, ना कि कोई भौतिक घटना। इससे पहले हमने पढ़ा था कि भौतिक घटनाएं जो उसके आसपास घटित होती है उसके अनुसार वो काम करता है, उसी को नैतिक समझता है, नैतिक या अनैतिक समझता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि बच्चा समाज या उसका परिवेश उससे क्या चाहता है उसके अनुसार ये काम करता है, उसी को नैतिक या अनैतिक समझता है। अब नेक्स्ट देखिए, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। नैतिक विकास की यह अवस्था बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब क्यों मानी जाती है इसको देखेंगे। कोलबर्ग के अनुसार समाज के अधिकांश सदस्य नैतिक विकास की इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं। इनके अनुसार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की व्यवस्था में पहुँच जाते हैं। इस अवस्था में प्रवेश करने से पहले बच्चा जो है समाज को इसलिए महत्वपूर्ण मानता था कि समाज उसे स्वीकृति या प्रशंसा मिलती थी। इससे पहले बच्चा समाज को क्यों मतलब महत्वपूर्ण मानता था, क्योंकि उससे प्रशंसा मिलती थी, उसे अच्छे बच्चे की जो है वो आप कह सकते हैं कि उसको अप्रूवल मिल जाता था कि वो एक अच्छा बच्चा है। अब वह समाज को स्वयं में एक लक्ष्य मानने लगता है, अब उसका एक गोल हो जाता है, एक लक्ष्य हो जाता है समाज। क्यों होता है? क्योंकि वह समाज की प्रथाओं, परंपराओं, नियमों में आस्था विकसित करके संपूर्ण समाज व्यवस्था के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करता है। बच्चा यह चाहने लगता है कि उसे कोई अच्छा कार्य इसलिए करना चाहिए क्योंकि यह उसका कर्तव्य है। अब बच्चा समझने लगा कि कोई भी अच्छा कार्य इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो हमारे समाज के लिए जो है अच्छा होता है, वो हमारा परम कर्तव्य है। समाज के लिए अच्छा काम करना हमारा कर्तव्य है, यह बच्चा समझने लगता है। अब इसके सोचने का स्वरूप बदल जाता है। तो सामाजिक नियमों के विरुद्ध हर कार्य जो है वो अनैतिक जो है होगा, ऐसा वो समझने लगता है कि सामाजिक नियमों के विरुद्ध क्या है, कोई भी गलत काम करना अनैतिक होगा, ऐसा वो समझने लगता है। इसके बाद जो पोस्ट कन्वेंशनल स्तर है,
जो थर्ड स्तर है आपका, उसकी जो 2 अवस्थाएं हैं, पहला तो है कि सामाजिक समझौते की अवस्था, दूसरा है विवेक की अवस्था। तो इसमें ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें बच्चा जो है 13+ हो जाता है। तो इसमें इस अवस्था में क्या होता है कि इस अवस्था में प्रवेश करने पर जो बच्चा है या व्यक्ति, जो भी आप कहें, कि नैतिक चिंतन की दशा में पर्याप्त परिवर्तन आ जाता है। व्यक्ति पारंपरिक लेन देन में विश्वास करने लगता है, मतलब इसमें लेन देन में विश्वास करने लगता है। कोई किसी को कुछ देगा तो उससे भी उसको कोई चीज़ मिलेगी। इस तरह से व्यक्ति यह स्वीकार करके चलता है कि व्यक्ति और समाज के बीच एक समझौते का संबंध है। मतलब ये समझने लगता है कि व्यक्ति और समाज के बीच जो है एक समझौता होता है। व्यक्ति को सामाजिक नियम इसलिए स्वीकार करने चाहिए, उनका सम्मान इसलिए करना चाहिए क्योंकि समाज व्यक्ति के हितों की रक्षा करता है। अब उसे ये समझ में आने लगता है कि व्यक्ति को सामाजिक नियम इसलिए स्वीकार करना चाहिए, समाज में जितने भी नियम है उसको इसलिए स्वीकार करना चाहिए क्योंकि इससे जो है समाज व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है, उसके हितों की रक्षा होती है। और क्योंकि व्यक्ति अब यह सोचने लगता है कि चोरी करना क्या है, एक अनैतिक कार्य है। अब ऐसा सोचने लगता है बच्चा कि जो चोरी करना है वो अनैतिक कार्य है। ऐसा करने से समाज और व्यक्ति के बीच का समझौता टूट जाता है। ऐसा करने पर वो एक बुरा इंसान कहलाएगा और उसके लिए उसे समाज दंड भी दे सकता है, ऐसा वो सोचने लगता है। और अतः अपने नियमों, प्रथाओं और कानूनों के द्वारा समाज व्यक्ति को स्वतंत्रता, अधिकार और सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसलिए उसके लिए समाज क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि समाज द्वारा उसे क्या सब मिलता है? व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलता है, अधिकार मिलता है, सुरक्षा मिलता है। इसीलिए ऐसे नियमों का उल्लंघन जो है वो अनैतिक माना जाएगा। तो कोई भी गलत नियम हो उसको स्वीकार नहीं करना और उसको अनैतिक मानना ही ये समझने लगता है। तो समाज की सुरक्षा, स्वतंत्रता, इन सब चीज़ों का उल्लंघन करना क्या होगा? अनैतिक माना जाएगा। तो ये चीज़ें समझने लगते हैं। चोरी करना अनैतिक कार्य है, ये इनको समझ में आ जाता है। कोई भी गलत काम करना अनैतिक है, ये इसमें इनको समझ आ जाता है। इसके बाद जो विवेक की अवस्था होती है वो नैतिक विकास की अंतिम अवस्था होती है, क्योंकि इस अवस्था में पहुंचने पर व्यक्ति नैतिकता के बारे में आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण विकसित करने में सफल हो जाता है। आत्मनिष्ठ का मतलब है कि वो उसकी जो सोच होगी अपनी, वही उसके लिए सही होगी। वो जो सोच होगी उसकी, वो किसी समाज के दबाव के फलस्वरूप नहीं होगी, किसी व्यक्ति विशेष के फलस्वरूप नहीं होगी, वह उसकी अपनी सोच होगी। जो सोच उसकी होगी वह उसी को अपना सही मानेगा। तो आत्मनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव हो जाता है और व्यक्ति में विवेक जाग जाता है और व्यक्ति के अच्छे बुरे, उचित अनुचित आदि के बारे में अपने व्यक्तिगत विचार विकसित हो जाते हैं। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के लिए जो काम उचित होगा, हो सकता है दूसरे व्यक्ति के लिए वो अनुचित हो। तो इस तरह के व्यक्ति जो होते हैं वो व्यक्ति अच्छे बुरे के या उचित अनुचित के बारे में अपने पर्सनल जो उनका विचार होता है, उनका जो खुद की जो उनकी सोच होती है वो विकसित हो जाती है। उनके अनुसार क्या सही है, क्या गलत है, वो ऐसा सोचने लगते हैं। व्यक्ति के नैतिक निर्णय का एकमात्र आधार उसका विवेक ही बन जाता है। अब वो विवेक के अनुसार, मतलब उसको जो अपना सही लगेगा, जो सोच सही लगेगी, वो उसी के अनुसार चलेगा। उसके ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकता, ना समाज ना कोई व्यक्ति। अब इस अवस्था में पहुंचकर व्यक्ति सामाजिक सरकारी नियमों की व्याख्या अपने स्वयं के दृष्टिकोण के अनुसार करने में सक्षम हो जाता है। अब चाहे वो सरकारी कोई नियम, कोई बात हो या सामाजिक हो, उसमें वो अपने अनुसार उस चीज़ की व्याख्या करने लगता है। वो अपना दृष्टिकोण बताने लगता है कि ये दृष्टिकोण, इस बात जो है सही है। इस अवस्था में नियमों की वैधता को भी वो चुनौती देने लगता है। अगर उसे लगता है कि कोई ऐसा नियम जो कि सही नहीं है तो वो इसको चुनौती देने लगता है अपने विचारों से, क्योंकि वे नियम उसके विवेक से मेल नहीं खाता। और वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि जो उसके लिए सही है वो उसको सामने से उस नियम में सही चीज़ें नहीं दिख रही है, इसीलिए वो उसको चुनौती देने लगता है, उसके विरुद्ध हो जाता है। अतः परिणाम स्वरूप व्यक्ति अब अपने विवेक के सहारे ही जीवित रहने का आदी हो जाता है और वो ये समझ जाता है कि नहीं, मेरी जो सोच है, जो मेरा आइडिया है या मेरे जो थॉट हैं वही सही है। वो उसके अनुसार ही रहने लगता है और उसी को अपना लेता है, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। इसमें क्या होता है कि अब व्यक्ति के लिए वही आचरण नैतिक होंगे। अब वो उसी को अपना नैतिक
जो है नैतिक चीज़ें उसी को मानने लगेगा जो उसको सही लगेगा, ना कि समाज के लिए, ना कि प्रशंसा के लिए। उसको जो सही लगेगा, जो आचरण, उसी को वो नैतिक मानेगा, जो उसके अपने स्वयं के विवेक से समर्थन पा जाते, मतलब जो उनके अपने मतलब जो उनके अपने जो विचार होंगे, जो अपने मन से होंगे, जो भी चीज़ें वो सोचेगा, वो उसी को नैतिक मानने लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये था कोलबर के नैतिक विकास का सिद्धांत। आशा करती हूँ कि आप सबको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और आज के लिए बस इतना ही, और आप सबसे विदा लेती हूँ। और थैंक यू सो मच, आप सभी का सपोर्ट इतना सारा मिल रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो आप सभी से अब विदा लेती हूँ। तो थैंक यू और थैंक्स फॉर वॉचिंग।